नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड पेपर लीक मामला। पेपर लीक पर सख्त कानून। पेपर लीक करने पर उम्र कैद तथा नकलची को 10 साल तक परीक्षाओं से डिबार। एसटीएफ की हरी झंडी के बाद 3 परीक्षाओं पर फैसला। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में पीजी के छात्रों से रैगिंग। नैनीताल, मंसूरी समेत 8 शहरों पर धंसने का खतरा। भर्ती परीक्षाओं की कड़ी निगरानी होगी, धामी। भर्ती परीक्षाओं पर अब खुफिया तंत्र को लगाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पर सरकार और आयोग से कोर्ट ने मांगा जवाब। नैनीताल में बर्फबारी, हल्द्वानी में बारिश ने खत्म किया इंतजार। गोला बाईपास से जाएंगे बड़े वाहन। पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने से टूटी युवाओं की उम्मीद। भर्ती घपलों से सताने लगी है भविष्य की चिंता। नैनीताल के भूस्खलन पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर। जोशीमठ भू धसाव, बिजली पानी का बिल 6 माह के लिए माफ, कर्ज वसूली भी रोकी। जोशीमठ के भू धसाव में कोई भी भूमिका नहीं, एनटीपीसी। देहरादून, भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल करने कराने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट में उत्तराखंड सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण उपाय विधेयक अगली कैबिनेट बैठक में लाने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि कड़ा नकल विरोधी कानून लाने पर सहमति बनी है, जिसे अगली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ऐसी भी व्यवस्था करने जा रही है कि अभियोजन के दौरान ही आरोपियों की संपत्ति सीज की जा सके। इसके लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। आरोपियों के दोषी पाए जाने पर यह संपत्ति सरकार के अधीन हो जाएगी। चार्जशीट होते ही अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर होंगे। सूत्रों ने बताया कि कार्मिक विभाग ने विधेयक का जो ड्राफ्ट बनाया उसमें नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर भी शिकंजा कसा गया है। चार्जशीट होते ही ऐसे अभ्यर्थी अगले 5 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। वहीं दोषी पाए जाने पर 10 साल तक के भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ड्राफ्ट में पेपर लीक कराने वाले मुख्य साजिशकर्ता से परीक्षा का पूरा खर्चा भी वसूल किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रिंटिंग प्रेस या फिर परीक्षा कराने वाली एजेंसी के किसी अफसर और कर्मचारी ने पेपर लीक किया तो संबंधित परीक्षा का पूरा खर्चा आरोपी ही उठाएगा। वन आरक्षी परीक्षा 2022 पुलिस भर्ती और एईजेई परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर एसटीएफ की हरी झंडी मिलने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। वन आरक्षी परीक्षा 2022 लिखित परीक्षा 22 जनवरी को होनी है, जबकि पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि वन आरक्षी परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में यदि एसटीएफ के स्तर से कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसकी जानकारी आयोग को देने के लिए पत्र भेजा गया है। एसटीएफ की हरी झंडी के बाद ही परीक्षा की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम की एसटीएफ की सहमति के बाद जारी होगा। साथ ही एईजेई और प्रवक्ता की आयोजित भर्ती परीक्षाओं पर भी एसटीएफ की सहमति के बाद ही आयोग फैसला लेगा। आयोग के सचिव ने बताया कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर गाली गलौज और 24 घंटे काम कराने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत उन्होंने यूजीसी की वेबसाइट पर की है। कॉलेज प्रशासन ने शनिवार को एंटी रैगिंग कमेटी की आपात बैठक बुला ली। जानकारी के मुताबिक पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों ने यूजीसी से शिकायत में कहा कि बीते कुछ दिनों से 4 सीनियर छात्र उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। बार बार उनके बेवजह काम कराए जा रहे हैं। 24 घंटे उन्हें किसी न किसी बात पर परेशान किया जाता है। मामला प्रकाश में आते कॉलेज प्रशासन में हड़कंप है। कॉलेज प्रशासन अपने स्तर से मामले की जाँच में जुट गया। उच्चाधिकारी छात्रों से बातचीत भी की। बता दें कि इससे पूर्व भी रैगिंग की शिकायत पर द्वितीय वर्ष के 43 छात्रों में कार्रवाई हो चुकी है। नैनीताल, जोशीमठ के साथ उत्तराखंड के 8 शहरों में भूधसाव हो रहा है। हालांकि इन सभी शहरों में जोशीमठ के मुकाबले प्रभाव कम है। राज्य के 3 शहरों में भूस्खलन अथवा भूकटाव का संकट मंडरा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीसी तिवारी के शोध में प्रदेश की 11% आबादी असुरक्षित क्षेत्र में रह रही है, जिसमें 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले 20 साल में भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या 15% बढ़ी है। नगरीकरण के प्रभाव पर शोध करने वाली प्रोफेसर तिवारी ने हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में बताया कि हिमालय विश्व की सबसे अधिक घनी आबादी वाली पर्वत श्रृंखला है, लेकिन हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड भी सबसे तेजी से नगरीकरण हुआ है। हिमालयी राज्यों के नगरों में जहां 26 लोग रह रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का यह आंकड़ा 30 है।
उत्तराखंड में सरकार ने 94 नगरों को नगर घोषित किया है तथा पिछले दिनों 12 नए नगर बनाए जाने पर सहमति बनी है, जबकि प्रदेश में बिना घोषित किए नगरों की संख्या 500 से अधिक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के भूगर्भ विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर YB सुंदरियाल ने बताया कि श्रीनगर का बड़ा हिस्सा बाढ़ के मलबे पर बसा है। यहाँ हो रहा अनियोजित निर्माण खतरनाक साबित होगा। गोपेश्वर की भू आकृति भी जोशीमठ की तरह ही है। जमीनी सतह पूरी तरह से लैंडस्लाइड मटेरियल है और 100 मीटर नीचे हार्ड रॉक है। ऐसे में बसावट के लिए जो भी भारी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वह लैंडस्लाइड मटेरियल पर ही कर दिया जा रहा है। कर्णप्रयाग की दरारों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए उत्तराखंड में देश का सबसे मजबूत कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी। सीएम ने बताया कि यह भी व्यवस्था की जा रही है कि लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में अधिसूचना इकाई को भी सक्रिय किया जाए। इससे परीक्षाओं की कड़ी निगरानी सुनिश्चित हो सकी। धामी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति व नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस क्रम में भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जल्द सख्त कानून विरोधी कानून बनाने का फैसला लिया गया। इस कानून को इतना सख्त बनाया जाएगा कि भविष्य में कोई पेपर लीक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। कानून में उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने के साथ ही अनैतिक रूप से अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त करने की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस और करप्शन की नीति से कोई समझौता नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं में संलिप्त लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच करने वाली एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उत्तराखंड के युवाओं को हक मानने वाली किसी भी दोषी को सजा दिए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाएं स्वच्छ और पारदर्शी रूप से संपन्न हो। सीएम ने कहा कि युवाओं को मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षाएं शीघ्र कराकर बेरोजगारों को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले मामले में अनुभाग अधिकारी, उनकी पत्नी, शिक्षक समेत कुल 7 आरोपियों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिनमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने हरिद्वार में देर रात गिरफ्तार कर लिया था। एसटीएफ ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए लोक सेवा आयोग में अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी ऋतु राजपाल राजकुमार और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 41 लाख कुछ चेक और मोबाइल फोन बरामद किए थे। अब साथ ही सामने आया कि अनुभाग अधिकारी ने प्रश्न पत्र लीक किया था, जिससे उसकी पत्नी राजपाल के साथ मिलकर बाजार में कई अभ्यर्थियों को बेच दिया। एसटीएफ टीम गुरुवार शाम आरोपियों को लेकर दून से कनखल थाने पहुंचे। उधर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे नामजद 2 अन्य आरोपियों प्रमोद और मनीष को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद देर रात उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। शुक्रवार को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एसटीएफ और कनखल पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की खरीद फरोख्त का धंधा भी विश्वास की नींव पर टिका हुआ था। प्रश्न पत्र के खरीदार अभ्यर्थियों से तय हुई रकम में से एक बड़ा हिस्सा उनके चयन के बाद मिलना तय हुआ था, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर अपने चेक दिए थे। यही नहीं, अभ्यर्थियों के करीबी रिश्तेदारों के बकाया रकम को लेकर ली गई गारंटी भी प्रश्न पत्र के एवज में कुछ सौदे की मजबूत कड़ी थी। एसटीएफ की शुरुआत में पूरे पटवारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक की परत दर परत खुलासा हो रहा है। आरोपियों के कब्जे से अभी तक 41 लाख की रकम बरामद हुई है, लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी से 8 से 12 लाख तक वसूले गए थे। ऐसे में इतनी बड़ी रकम कहाँ है, इसे लेकर जब सवाल खड़े हुए तो सामने आए कि प्रश्न पत्र लीक के गोरख धंधे में उधार का सिस्टम अहमियत रखता है। पूरे गेम के मास्टरमाइंड बनकर ऊपरी राज्यपाल से जब अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता को लेकर सवाल किए तो बीच का रास्ता निकालते हुए उनसे कुछ रकम लेकर शेष रकम चयन होने के बाद देने की बात कही गई, पर इनकी एवज में चेक ले लिए गए थे, जिससे कि अभ्यर्थी पर लगातार दबाव बनाया जा सके। पटवारी भर्ती में नया खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि नकल केवल हरिद्वार के अभ्यर्थियों ने ही नहीं बल्कि दून और पौड़ी के अभ्यर्थियों ने भी की है। 35 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया गया है। अब इनकी संख्या और बढ़ सकती है। लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की पत्नी ऋतु ने राजकुमार के साथ मिलकर ट्रेनिंग कराई थी। यूपी के बिहारीगढ़ और लक्सर में जिन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराई गई थी उनमें केवल हरिद्वार के नहीं बल्कि देहरादून और पौड़ी के अभ्यर्थी भी शामिल थे। यह ट्रेनिंग 6 जनवरी को कराई जाने की बात सामने आई थी। कई बार महिला आरोपी ऋतु ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में बताया था। इसके लिए एक दिन ही नहीं बल्कि 3 दिन ट्रेनिंग कराने की बात सामने आ रही है। आरोपी राजकुमार और संजय को संपर्क में पौड़ी और
देहरादून के अभ्यर्थी थे। इन अभ्यर्थियों को आरोपी संजीव चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ऋतु ने नहीं जानते थे। आरोपी महिला ने शुक्रवार को कनकल थाने में पुलिस को यह बताया कि वह किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जानती थी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान कराने का कानून को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के हक पर डाका डालने की फिराक में सक्रिय नकल माफिया इस तरह के कड़े कानून से ही पस्त हो सकता है। उन्हें पटवारी परीक्षा में माफिया की कारगुजारियों पर सरकार के समय पर लिए गए एक्शन को बेहतर और असाधारण कदम बताया। चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़े कदम उठाए हैं, जो कि नजीर है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मामलों को दबाया है। नकल माफियाओं को तोड़ने के लिए सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने में इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी भूमिका तय करने जा रही है। एजेंसियां भर्ती आयोगों के साथ मिलकर पेपर लीक को लेकर इनपुट जुटाएगी। प्रदेश में एक के बाद एक भर्ती परीक्षा लीक मामले आने के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस के तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। अभी इंटेलिजेंस परीक्षाओं को लेकर अलग से रणनीति नहीं बनाता, इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब इंटेलिजेंस एजेंसियों को भर्ती परीक्षाओं के लिए एडवांस इनपुट लेते हुए नकल माफिया को समय रहते पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग, चिकित्सा शिक्षा चयन आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार सभी भर्ती एजेंसियों में आंतरिक विजिलेंस भी गठित करने का निर्णय ले सकती है। आंतरिक विजिलेंस आयोगों के कार्मिकों पर खासकर नजर रखेगी। विगत कई लीक में आयोग कार्मिकों की भूमिका को देखते हुए यह निर्णय अहम हो सकता है। भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अनुभाग अधिकारी के साथ ही अधिकारियों पर एसटीएफ की नजर है। इस घटना के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अनुभाग अधिकारी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में थे। पटवारी भर्ती परीक्षा के खलनायक बनकर सामने आए। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी उनकी पत्नी ऋतु के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी एसटीएफ खंगालने में जुटी है। बाकायदा उनके मोबाइल फोन के 1 साल की सीडीआर मांगी गई है, ताकि यह पता लग सके कि कोई अन्य अधिकारी तो इस घपले में शामिल नहीं था। नैनीताल तथा मुक्तेश्वर में साल की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि क्षणिक हुए हिमपात के बाद धूप खिल गई, लेकिन ऊंचाई वाले हिस्सों में आधे इंच तक बर्फ गिरी, जबकि निचले हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि हुई। सरोवर नगरीय मौसम के मिजाज से एकाएक एक बदलाव के बाद ठंड से इजाफा हो गया। मौसम के लिए विशेष पहचान रखने वाली नैनीताल में काफी दिनों से बारिश व बर्फबारी का इंतजार था। गुरुवार को रात एकाएक मौसम बदला और आसपास के हिस्सों में बूंदाबांदी शुरू होगी। शुक्रवार सुबह बारिश के बाद गुरुवार को रात एकाएक मौसम बदला और आसपास के हिस्सों में बूंदाबांदी शुरू होगी। शुक्रवार सुबह बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हुई। इसके बाद ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी शुरू होगी। कुछ ही देर बाद हिमपात से हिमालय दर्शन क्षेत्र की पहाड़ियां सफेद चादर ओढ़े नजर आई। ऊंचाई वाले हिस्सों में करीब आधे इंच तक बर्फ गिरी। इसके बाद मौसम सामान्य हुआ तो बर्फ टिक ना सकी। सूचना के बाद पहुंचे पर्यटकों ने भी बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दोपहर में एक के बाद फिर बर्फ बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हालांकि इसके बाद मौसम का सामान्य रहा। उधर मुक्तेश्वर, गागर व रामगढ़ आदि ठंडे इलाकों के ऊंचाई वाले हिस्सों में हिमकण तथा बर्फ की फाएं गिरी। इस बीच बूंदाबांदी के बाद हिमकणों की बरसात हो गई, जिसके बाद दिन भर बादल छाए रहे। मौसम में बदलाव के बाद ठिठुरन में इजाफा हो गया है। उत्तरायणी मेला शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। इसके मुताबिक शनिवार सुबह 9 बजे से बरेली, रामपुर और उधम सिंह नगर के अलावा पहाड़ से आने वाले सभी बड़े वाहन गोला बाईपास से गुजरेंगे। इसके लिए एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को पुख्ता व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट की ओर से जारी किए गए प्लान में कालाढूंगी की ओर से आने वाले बड़े वाहन लाल डांट तिराहे से होकर पंचक्की से हाईडिल तिराहा निकलेंगे। भीमताल नैनीताल से कालाढूंगी की ओर जाने वाले बड़े वाहन हाईडिल तिराहा पंचक्की चौराहे से लाल डांट बाईपास होते हुए निकलेंगे। भीमताल नैनीताल से आने वाले वाहनों को नारीवन तिराहा से काठगोदाम गोला बाईपास से बरेली रूट की ओर भेजा जाएगा। गोलापुल रेलवे क्रॉसिंग से शहर के भीतर बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। रोडवेज बसों को केमो स्टेशन से ताज चौराहा होते हुए गोला बाईपास से भेजा जाएगा। रोडवेज स्टेशन से निकलने वाली बसों का वर्कशॉप लाइन होते हुए तिकोनिया चौराहे से भेजा जाएगा।